हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अली वेटनी विज़डम। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे आज ये मैं किस टाइप की वीडियो लेकर आया हूँ। आज वर्ल्ड वेटनरी डे है। सबसे पहले तो आप सबको और सभी वेटनरी बंधुओं को, वेटनेरियन बंधुओं को इस दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। वर्ल्ड वेटनरी डे 29 अप्रैल 2023। तो वेटनरी प्रोफेशन के बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँगा आप लोगों से। ख़ास तौर से ये जो वीडियो है ये मेरे जो जूनियर वेटनेरियंस हैं, जो इस टाइम वेटनरी की डिग्री कर रहे हैं या आना चाहते हैं वेटनरी के प्रोफेशन में, उनके लिए मैंने ख़ास तौर से ये बनाई है कि किस तरीके से मैंने पढ़ाई की, क्या क्या किताबें पढ़ी और क्या इस मतलब प्रोफेशन में वो हासिल कर सकते हैं। तो सबके लिए अपना प्रोफेशन, चाहे वो कुछ भी करता हो, मान लीजिए किसी की छोटी सी मोबाइल की शॉप है या किसी की परचून की दुकान है या कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता है, किसी की हलवाई की शॉप है, कुछ भी हो सकता है। प्रोफेशन जो होता है वो कुछ भी हो सकता है। तो उस प्रोफेशन को लेके एक समर्पण होता है हर एक व्यक्ति के अंदर, जो भी वो काम करता है, जिससे उसकी रोज़ी रोटी जुड़ी होती है। तो वो कुछ भी हो सकता है। तो वो जो समर्पण होता है वो उस प्रोफेशन को ज़िंदा रखता है, उसके अंदर अच्छे आदमियों को, उस काम को, जो वो काम सोसाइटी के अंदर अपनी एक वैल्यू बना के रखता है। मान लीजिए किसी ने अगर छोटा सा एक होटल या रेस्टोरेंट भी खोला हुआ है तो वो भी एक सोसाइटी के अंदर पॉजिटिव कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो इसी तरीके से हमारा वेटनरी प्रोफेशन है। तो वेटनरी प्रोफेशन पहले के ज़माने में तो ऐसा होता था कि लोगों को लगता था डॉक्टर ढोर कहा जाता था या डॉक्टर डंगर डॉक्टर कहा जाता था, इस टाइप के मतलब अलकाब दिए जाते थे। लेकिन अब जैसे जैसे मतलब समाज बदल रहा है, सोसाइटी बदल रही है, हम तरक्की कर रहे हैं, तो वेटनरी प्रोफेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एक तो वो भी बदल गई हैं और इससे जो एक्सपेक्टेशंस थी वो भी अब काफ़ी हद तक चेंज हो गई हैं। तो इसे एज ए प्रोफेशन तो ये है ही, एज ए करियर मतलब लेना चाहिए। मेरे लिए तो ये एक पैशन की तरह है कि जो वेटनरी साइंसेस है, क्योंकि है क्या ना कि हम इसमें एनिमल्स से डील करते हैं और एनिमल्स के अंदर एक अलग मतलब उनके साथ एक इंटीमेसी बन जाती है, एक लगाव हो जाता है, एक एसोसिएशन हो जाता है। क्योंकि अगर हम कोई एक्टिविटी करते हैं तो एनिमल उस पे रिस्पॉन्ड करते हैं। तो एक तो ये है। दूसरा, हम इकोनॉमिक अपने बेनिफिट्स के लिए एनिमल्स के साथ जुड़े हुए हैं किसी भी तरीके से। तो मैं इसे एज ए पैशन की तरह देखता हूँ इसी, और यही सब सोच के मैंने वीडियोस वगैरह कुछ साल पहले बनानी शुरू की। आप लोगों का सपोर्ट मिला तो हमारा चैनल इतना ग्रो कर गया। तो यहाँ पर मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूँगा यंग वेटनेरियंस के साथ आज के इस मौके पर, वर्ल्ड वेटनरी डे के मौके पर। और जो लोग वेटनरी करना चाहते हैं या आना चाहते हैं या अपने बच्चों को चाहते हैं कि इस प्रोफेशन में लेके आएँ, तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस मैं शेयर करके बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये, मैं कभी वेटनेरियन बनना नहीं चाहता था, ना मैंने इसके बारे में कभी सोचा था। जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था 2005 में मैंने 12th किया, मतलब इंटर किया। उसके बाद मैं MBBS के लिए प्रिपरेशन करने लगा, जैसे सब करते हैं। मेरे पास बायोलॉजी थी और तो बायोलॉजी वाले मतलब मेडिकल या लाइफ साइंसेस की तरफ जाते हैं। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली मेरा MBBS में नहीं हुआ सिलेक्शन, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं आया नाम, और इतने मेरे रिसोर्सेज नहीं थे कि मैं किसी प्राइवेट में MBBS करता। तो मैंने वेटनरी साइंसेज में पंतनगर में एडमिशन ले लिया। कॉलेज ऑफ एनिमल साइंसेस पंतनगर में मैंने एडमिशन लिया, GB पंत यूनिवर्सिटी में। और वो मेरी ज़िंदगी का एक वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन साबित हुआ। कुछ टाइम बाद जब मैं ये पढ़ने लगा, हालांकि शुरू में तो मेरा दिल नहीं लगा वहाँ पर जब मैं हॉस्टल में पहली बार गया, लेकिन फिर थोड़े टाइम बाद मैं इस चीज़ को एंजॉय करने लगा। मतलब ये जो वेटनरी की स्ट्रीम थी, सीनियर से मिलता था, टीचर से मिलता था। उन दिनों तो रैगिंग भी काफ़ी होती थी, लेकिन मैंने एक बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट देखा और ये मैंने सोच लिया कि इसी में अपने आप को ढालना है। उस टाइम तक भी वेटनरी को बहुत लोग नहीं जानते थे। अब तो क्योंकि
इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया और ज़्यादातर लोग पेट्स रखने लगे हैं, कैट्स रखने का चलन हो गया है, बहुत ज़्यादा लोग फार्मिंग करने लगे हैं। तो वेटनरी का रोल अब बहुत एक मतलब उभर के सामने आया, उस टाइम ऐसा नहीं था। तो हमें ये लगता था कि वेटनरी कर ली, अब इसमें आगे कुछ नहीं है, बस एक वेटनरी ऑफिसर की जॉब होती है, अगर वो मिल गई तो ठीक है, अदरवाइज़ कोई अपॉर्चुनिटीज़ इस सेक्टर में हमें मतलब नहीं लगती थी। लेकिन फिर मैंने ढूंढना शुरू किया, एक्सप्लोर करना शुरू किया इस सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज़ को, मतलब फ्रॉम वेरी बिगनिंग, फर्स्ट ईयर से ही मेरा इसमें दिमाग मतलब लगने लगा। एक एंटरप्रेन्योरशिप वाली शुरू से ही मेरे अंदर एक मतलब टेंडेंसी थी। तो अलग अलग लोगों के लिए जो भी इस प्रोफेशन में आता है या इस डिग्री को करने के लिए आता है, उनके लिए उनकी एम्बिशंस अलग अलग होती हैं, उनके जो सपने होते हैं या वो जो सोचते हैं उस प्रोफेशन को लेके, वो अलग अलग चीज़ें सोचते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, खासकर लड़कियां जो पेट लवर्स होते हैं, जिन्हें पेट एनिमल्स, डॉग्स हैं, कैट्स हैं या और एनिमल्स हैं, वो उन्हें पसंद करते हैं, इस वजह से वो इसमें आते हैं। कुछ लोग विलेजेस से आते हैं, जैसे गांव वगैरह से, तो उनके अंदर एक डीप सेंस होती है ग्रेटिट्यूड की, मतलब लाइव स्टॉक के लिए, काउस के लिए, बफलोज़ के लिए, क्योंकि वो उनके साथ बड़े हुए होते हैं, या वो उन्हें मतलब जब अपने घर जाते हैं तो देखते हैं कि उनके जो रिश्तेदार हैं या उनके जो बड़े बूढ़े हैं, वो उन लाइव स्टॉक के साथ रहते हैं, गाय भैंसों, भेड़ बकरियों के साथ। तो इस वजह से भी उनका एक एसोसिएशन बन जाता है जो भी उसमें आता है। और ज़्यादातर लोग एक कैरियर की तरह, एक प्रोफेशन की तरह इसमें आते हैं, मतलब सेल्फ स्टेबल एक जॉब मिल जाए, और जॉब ही करना और इकोनॉमिकली स्टेबल होना ही हर एक का मतलब प्राइम गोल होता ही है। तो वो जॉब्स कहीं पे भी लग सकती हैं, गवर्नमेंट में लग जाती हैं, बैंक्स हैं, एज ए टीचर, साइंटिस्ट, या फिर मतलब प्राइवेट में भी ये जॉब्स मतलब लग जाती हैं। जितने भी थे हमारे साथ, मैंने मतलब 2011 में BVSC कंप्लीट किया था, तो विद इन 3-4 ईयर्स सब सेटल हो गए। तो ये मेरा बैच था, ये कुछ ही लोग हैं, वैसे तो हमारा 60 लोगों का बैच था। ये सब मेरे मतलब कोलीग्स हैं, अब सब अलग अलग जगह, बहुत अच्छी अच्छी जगहों पर पोस्टेड हैं। तो ये हमारा ऑल इंडिया टूर गया था, तो उसकी एक फ़ोटो है, यादगार फ़ोटो है। ये यहाँ पर मैं हूँ, ये सब मेरे दोस्त हैं। तो वेटनरी को कभी भी हमने मतलब इस तरीके से नहीं लिया था जैसे आज का टाइम हो गया है सोशल मीडिया के आने से। हमें यही था, क्योंकि ज़्यादातर लोग अब भी ऐसे हैं कि जो कहीं गाँव में या रिमोट एरियाज़ में पोस्टेड हैं, एंड दे आर डूइंग वेरी वेल, बिकॉज़ क्योंकि वो लोग क्या है कि पब्लिक डीलिंग करते हैं, अपना एनिमल्स को ट्रीट करेंगे। इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्लिनिशियंस भी हैं, पैथोलॉजिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं। तो मतलब सबकी राह बहुत अच्छी और स्मूथ निकल जाती है। मैं किस तरीके से वेटनरी को एज ए करियर लेता था, ये इस वजह से मेरा यहाँ पर बताने का मकसद ये है कि जो नए वेटनेरियंस हैं, अभी डिग्री कर रहे हैं या करना चाहते हैं, वो पूछते हैं कि सर किस तरीके से क्या हम अपनी अप्रोच रखें, आपने किस तरीके से पढ़ाई की। मैं एक बहुत ही बिलो एवरेज या कहिए एवरेज स्टूडेंट था, मेरे कोई बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आते थे, लेकिन मैंने जो शुरुआत की थी वो अपनी मतलब एक्सप्लोरेशन से की थी। मैंने किसी सीनियर से, किसी टीचर से ज़्यादा इसके बारे में डिस्कस नहीं किया, क्योंकि मैं शुरू से ही ये चाहता था कि एक मतलब लाइव स्टॉक इकोनॉमिक्स और वेटनरी साइंसेस को जोड़ के एक चीज़ बनती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो लाइव स्टॉक में आते हैं वो इकोनॉमिक्स को मतलब ध्यान में रख के आते हैं। हम यहाँ पर अगर सर्जरी सीख रहे हैं तो एक तो एम ये है कि भाई एनिमल को उसके मतलब जो दर्द है, तकलीफ़ है, उससे हम उसे निजात दिलाएं या उसका कम कर दें। दूसरा एम ये रहता है कि हम उस मतलब एनिमल से जुड़ी हुई इकोनॉमी को स्टेबलाइज़ करें। ऐसा है ना कि मान लीजिए कोई बकरी है, कोई गोट है, तो वो गोट अगर 15,000 रुपये की है और उसके अंदर कोई ऐसा ऑपरेशन है जिसमें 10,000 रुपये लग रहे हैं, और उसके बाद भी नहीं पता है कि वो बचेगी या नहीं बचेगी, है ना, तो उस गोट को स्लॉटर कर देना ज़्यादा मतलब बेनिफिशियल रहता है। तो यहाँ पर इकोनॉमिक फैक्टर जुड़ा रहता है,
और उसे कभी भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। एनिमल वेलफेयर, दुख, तकलीफ़, दर्द वगैरह सब अपनी जगह होता है, लेकिन जो इकोनॉमिक फैक्टर होता है, और ये इकोनॉमिक फैक्टर ही है कि गाय आजकल मतलब सड़कों पे आपको घूमती फिरती नज़र आ जाएंगी, क्योंकि उन्होंने दूध देना बंद कर दिया है, उसके बाद उन्हें कोई खिला नहीं सकता है। तो मेरा इंटरेस्ट भी इसी चीज़ को लेकर मतलब शुरू हुआ, मतलब इकोनॉमिक्स को लेकर, और लाइव स्टॉक फार्मिंग के अंदर क्या एक इंटरेक्शन है, क्या इनका एसोसिएशन है, इस चीज़ ने मेरे इंटरेस्ट को बहुत बढ़ा दिया। तो मैं यही सोचता था कि एक वेटनेरियन किस तरीके से मैक्सिमम बेनिफिट्स हासिल कर सकता है लाइव स्टॉक फार्मिंग में। वेटनरी साइंसेस को अगर उसे पता हो कि वेटनरी साइंसेस या अंदर बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं, उन्हें इम्प्लाई करके किस तरीके से हम बेनिफिट पहुंचा सकते हैं मतलब फार्मर्स को। अच्छा, ये जो चीज़ थी ये मेरे दिमाग में थी, लेकिन ये किस तरीके से कैरियर बन सकती है ये मुझे नहीं पता था। तो कैरियर और कोई एक चीज़ गाइड करने वाला भी नहीं था और होता भी नहीं है। तो मैं काफ़ी टाइम तक मतलब लाइब्रेरी में बैठा रहता था, और जो फॉरेन ऑथर्स की बुक थी लाइब्रेरी में हमारी पंतनगर की, बहुत मतलब एक बड़ी और रिच लाइब्रेरी है पंतनगर की आज भी, और उसके अंदर काफ़ी पुरानी पुरानी किताबें मतलब मतलब 1960s की, 70s की, तब की मतलब वो बुक्स रखी हुई हैं। तो वो बुक्स मैं पढ़ता था एनिमल प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी मिल जाती थी, और वहाँ से लाइव स्टॉक मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स मैंने मतलब सीखना शुरू किया। ये एक तरीके की मान लीजिए ये एक मेरी हॉबी थी, क्योंकि ये लाइव स्टॉक मैनेजमेंट या इकोनॉमिक्स हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं था। फिर ये जो किताबें थी ये हमें क्या मतलब बेसिकली बताती थी, जो फॉरेन ऑथर्स होते हैं ना, इनका ये किताब सिर्फ लिखने के लिए या नाम के लिए नहीं लिखते हैं, ये पूरी की पूरी अपनी मतलब कहानी बताते हैं कि कहाँ से कोई चीज़ शुरू होती है ना। तो बेसिकली अगर आप कोई फॉरेन ऑथर की बुक पढ़ते हैं, मैं तो क्योंकि वेटनरी साइंसेस में ही पढ़ी हैं, हो सकता है इंजीनियरिंग में भी ऐसा ही होता हो, या मेडिकल की बुक्स होती हैं उसमें भी ऐसा ही होता हो, या कोई भी जो किताब होती है वो इसी तरीके से मतलब बताती हो, आपकी एक अप्रोच डेवलप करती हो। तो मैंने एक अप्रोच सीखी, मतलब एनिमल हस्बेंड्री के लिए किस तरीके से हमें सोचना चाहिए, ये इन किताबों से मतलब फ़ॉरेन बुक से मैंने सीखा। अच्छा, ये जो लिखी होती हैं ये उस टाइम की बुक्स थी, मतलब 60s की, 70s की, जब जो नॉलेज थी वो फंडेड रिसर्च नहीं होती थी उस दौरान। आज का टाइम क्या हो गया ना, जितने भी रिसर्च पेपर आपको अब दिखेंगे या दिखते हैं, वो कोई ना कोई कंपनी, कोई एमएनसी वो फंड करती हैं उन रिसर्चेज़ को। तो बिग फार्मा क्या करते हैं ये लोग, जो बिग फार्मा जिसे कहा जाता है, दवाइयों की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये अपने मॉलिक्यूल रिसर्च करके लाते हैं, फिर इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट्स को पैसे देते हैं, वहाँ पे रिसर्च करवाते हैं और अपने हिसाब के रिज़ल्ट्स वहाँ से देते हैं। तो अब नॉलेज जो है वो पहले की तरह नहीं रही है, इंडिपेंडेंट नहीं रही है, अब उसे एक्लिप्स कर लिया है, उसे छिपा लिया है फंडेड रिसर्चेज़ ने, क्योंकि कैपिटलिस्टिक इकनॉमी में यही होता है। और कुछ साल बाद जाके पता चलता है कि यार ये तो एक मॉलिक्यूल काम का ही नहीं था, या इसने तो कोई फ़ायदा किया ही नहीं है। तो उस दौरान की जो रिसर्चेस थी वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट थी, और उसमें कोई चीज़ छुपाई नहीं गई थी, मतलब छुपाई नहीं जाती है। तो अगर आपको अब भी यही होता है कि कोई चीज़ अगर हमें पता करनी है कि ये कैसे होती है, तो लोगों को लगता है कि लेटेस्ट रिसर्च क्या कहती है, इस बारे में ना जाके 80s या 80s से पहले की जो रिसर्चेज़ हैं, जो 90s या 80s की रिसर्चेज़ हैं, वो रिसर्च पेपर निकालने चाहिए और उस दौरान पढ़ना चाहिए कि लोगों ने तब क्या मतलब हासिल किया। अभी तो क्या है कि अब हर चीज़ का प्रोडक्ट बन गया है, प्रोडक्ट के हिसाब से रिसर्च होगी और वो पॉजिटिव ही मतलब दिखाएगी। तो यही, और आज के टाइम में जितने भी मतलब बड़े कंसल्टेंट्स हैं, अगर आप उन्हें फॉलो करेंगे लिंक्डइन पर या उन्हें, तो वो यही बात कहते हैं कि आज की रिसर्चेस का कोई इतना ख़ास मतलब नहीं है अनलेस वो इंडिपेंडेंट ना हो या किसी बहुत ही बेसिक टॉपिक पर वो की गई हो। तो ये जो किताबें थीं या अब भी हैं वहाँ लाइब्रेरी में, ये हमें गाइड करती हैं एक राइट वे में
कि किस तरीके से वेस्टर्न लाइव स्टॉक और पोल्ट्री इकनॉमी डेवलप हुई है। सिर्फ ऐसा ही नहीं था कि ये सिर्फ मैनेजमेंट के बारे में बता रहे हैं, वो ये भी बताते थे कि कितनी स्पेस चाहिए होती है, इतनी स्पेस क्यों चाहिए, या एनिमल का मान लीजिए मिल्क प्रोडक्शन अगर किस स्टेजेस में डाउन होता है, क्या पैटर्न रहता है डाउन होने का, फेज़ लैक्टेशन क्या होती है, फेज़ फीडिंग क्या होती है, पोल्ट्री की ब्रीडिंग कैसे हुई, कौन सी ब्रीड्स को लिया गया। अब आज के टाइम में नहीं मिलेंगी आपको ये बातें, ना आज की बुक्स में आपको ये सब कुछ देखने को मिलेगा। अब तो हर चीज़ एक मोनोपोली हो गई है। तो उसमें हमें ये पता चला कि क्या किस तरीके से वहाँ पर वो डेवलप हुआ, क्योंकि 70s में 60s में जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में डेवलप हो चुका था वो 90s और मतलब 2000 में इंडिया में शुरू हुआ। तो हमारे लिए ये वैसे भी मतलब काफ़ी बेनिफिशियल हैं, ये वाली बुक्स अभी भी हैं। तो सक्सेस स्टोरी वेस्ट की उसे पढ़ना, उसे समझना कि किस तरीके से वहाँ ब्रीड्स बनाई गई हैं। इंडिया में अगर आप देखेंगे ना तो कोई भी ब्रीड अभी तक भी नहीं बनी है, ठीक है। ये जितनी भी ब्रीडिंग हुई है ये सब वेस्ट में हुई है, चाहे पोल्ट्री हो या डेयरी हो, और वहाँ से फिर ये इंडिया में ट्रांसफ़र हुई है। तो वहाँ पे वो ब्रीड बनी कैसे हैं, एटलीस्ट ये तो हम पता कर सकते हैं ना। तो वेस्टर्न स्टोरी जो है एनिमल हस्बेंड्री डेवलपमेंट की, वो हमें ये पता करने में, अंडरस्टैंड करने में काफ़ी हेल्पफुल होती है कि किस तरीके से चीज़ें वेस्ट में वर्क करती हैं और वो वहाँ वर्क कर रही हैं। कई बार क्या होता है ना कि वेस्ट की रिसर्च होती है, वेस्ट के प्रोडक्ट्स होते हैं, लेकिन इंडिया में आके वर्क नहीं करते हैं। तो वो अगर हमें पता रहेगा तो हम ये भी पता लगा सकते हैं कि कई चीज़ें इंडिया में काम क्यों नहीं करती हैं। तो ये बेसिक एम वेटनरी का या एनिमल हस्बेंड्री का मैंने मतलब वहाँ सीखा। ये मेरी फ़ोटो है, मेरे ख्याल से 3rd ईयर की है ये, लाइब्रेरी के अंदर बैठे हुए। तो जो भी चीज़ें मतलब लाइव स्टॉक फार्मिंग और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, उसमें फिर आती है वेटनरी साइंसेस का रोल, कि उसका रोल है क्या, ये क्या हो सकता है। भले ही ट्रीटमेंट हो, मेडिसिन हो, सर्जरी हो, पैथोलॉजी हो, माइक्रोबायोलॉजी हो, फार्माकोलॉजी हो, पैरासिटोलॉजी हो, कोई भी साइंस है वेटनरी के अंदर की, वो जो भी हम पढ़ते हैं वो सब इसी को सपोर्ट करने के लिए, जो मैंने आपको बताया, लाइव स्टॉक इकोनॉमिक्स और फार्मिंग, और ये चीज़ें जो मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए यूज़ होती हैं, इन्हीं के सपोर्टिंग सब्जेक्ट हैं ये। अगर आप वेटनरी सर्जरी को आप ह्यूमन सर्जरी से अगर मिला रहे हैं, मतलब उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो वो एक बहुत बड़ी मतलब एक भूल है। उसे हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन लाइफ की वैल्यू और एक एनिमल लाइफ की वैल्यू कभी भी कंपेरेबल नहीं हो सकती है प्रैक्टिकल टर्म्स में। तो हम बहुत ज़्यादा अंदर तक जाके मतलब बहुत ज़्यादा स्टडी करें मतलब पैथोलॉजी की, हमें एलिमेंट्री नॉलेज फील्ड के लिए हर चीज़ की ज़रूरी है, और वो इस वजह से ज़रूरी है ताकि हम फील्ड में लॉसेस को रोक सकें, कम कर सकें, मैक्सिमाइज़ कर सकें बेनिफिट्स को, ठीक है। क्योंकि लास्ट की स्लाइड में मैं बताऊंगा कि वेटनेरियन के 3 रोल हैं क्या इस टाइम, और किस तरीके से वेटनेरियन का रोल ह्यूमैनिटी एज ए सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी है, ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए किस तरीके से डे बाय डे बढ़ता जा रहा है ना। तो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन्हें हमें इस तरीके से पढ़ना चाहिए कि अल्टीमेटली हम एक सक्सेसफुल लाइव स्टॉक पोल्ट्री या पोल्ट्री एंटरप्राइज को बना सकें, या पेट्स के लिए भी अगर आप कर रहे हैं ये, क्योंकि 3 या 4 चीज़ें ही हैं जिसमें वेटेरियन मतलब 90% वेटेरियंस जाते हैं, या तो लाइव स्टॉक और पोल्ट्री है। लाइव स्टॉक और पोल्ट्री मिला के कुछ नहीं तो 9 से 10 लाख करोड़ रुपए का एक बिज़नेस है जिसमें मतलब करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं। हमारी मतलब करोड़ों की आबादी है जो कि इसके अंदर इन 2 के अंदर जुड़ी हुई है। तो डायरेक्टली पब्लिक डीलिंग होती है इसमें, ठीक है। पेट्स रखने का चलन, डॉग्स हैं या फिर कैट्स हैं, इसका चलन काफ़ी बढ़ गया है, तो यहाँ पर भी पब्लिक डीलिंग आती है ना। लेकिन पेट्स जो हैं वो इकोनॉमिक पर्पस के लिए नहीं रखे जाते हैं, लेकिन अब क्योंकि महंगे नस्लें आने लगी हैं तो उसके लिए लोग फिर खर्चा भी करते हैं, फिर उसकी ब्रीडिंग कराते हैं, वहाँ पे उन्हें बेचा भी जाता है, ख़रीदा भी जाता है। तो पेट इंडस्ट्री भी अपने आप में एक इकोनॉमिक मतलब बूम की तरफ बढ़ रही है,
पहले नहीं आता था कुत्ते के लिए या बिल्ली के लिए, ऐसे पैकेट में खाने नहीं आते थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, वो पेडिग्री और ये सब चीज़ें आने लगी हैं। तो वो एक अलग इकोनॉमी है, मॉडल है, और लाइव स्टॉक और पोल्ट्री एक अलग इकोनॉमिक मॉडल है, लेकिन है सब इकोनॉमिक्स के दायरे में ही, एब्सोल्यूट कुछ नहीं है। तो जो सब्जेक्ट्स थे, मतलब सब्जेक्ट्स हैं, मैंने जो उस टाइम सोचा या अभी भी मुझे यही लगता है कि वो कौन से इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स थे मेरे लिए फील्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहला फॉडर प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, ये फर्स्ट ईयर में ही हमें पढ़ाया गया और इसे कोई भी बहुत सीरियसली नहीं लेता है, आज भी नहीं लेता है और उस टाइम भी नहीं लेता था। अब भी बहुत कॉल्स या फ़ोन आते हैं फेलो वेटनेरियंस के जो इस बारे में मतलब जानना चाहते हैं कि प्रैक्टिकली ये चीज़ें होती कैसे हैं। एक वेटनेरियन से ज़्यादा, हालांकि वेटनेरियन एक पूरा सेमेस्टर इसे पढ़ता है, लेकिन एक वेटनेरियन से ज़्यादा एक फार्मर इसके बारे में जानता है, कब कौन सी चीज़ बोई जानी है, कितना उसका बायोमास प्रोडक्शन होगा, उसके अंदर सेलुलोज़ की मात्रा कितनी है, हेमी सेलुलोज़ कितना है, एडीएफ कितना है, एनडीएफ कितना है किसी भी मतलब वैरायटी के अंदर। ये मतलब ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं और इसका बहुत रोल रहता है। मतलब ह्यूमन इकोलॉजी में अगर हम देखें कि किस स्टेज में मतलब ग्रीन फॉडर हमें देना चाहिए, कितना देना चाहिए, इसके साथ भूसा कितना मिलाना चाहिए, इन सब बातों के बारे में कोई बहुत ज़्यादा नहीं जानता है। फिर आता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्योंकि 70% कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, और ये ना सिर्फ 70% कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है बल्कि ये इम्यूनिटी और हेल्थ के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब न्यूट्रिशन से ही उसकी हेल्थ डिटरमाइन होती है, उसकी इम्यूनिटी डिटरमाइन होती है, और जो भी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं उसकी सेफ्टी डिटरमाइन होती है इससे। तो न्यूट्रिशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट था। तो फॉडर मैनेजमेंट प्रोडक्शन, इसके साथ साथ फिजियोलॉजी को भी बहुत इग्नोर किया जाता है, जबकि फिजियोलॉजी एक बेसिक साइंस है। अगर आपको एक क्लिनिशियन बनना है तो आपको सबसे पहले फिजियोलॉजी जब आपको नॉर्मल पता होगा तभी तो आप एबनॉर्मल बता पाएंगे कि किडनी किस तरीके से फ़िल्टर कर रही है, हार्ट पंप कैसे करता है, या ब्लड सर्कुलेशन किस तरीके से होगा, नर्व्स का क्या फंक्शन होता है, कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, कौन से विटामिन हैं जो इन बेसिक फंक्शंस को इफ़ेक्ट करते हैं। तो ये सब फिजियोलॉजी में पढ़ाया जाता है या हम पढ़ते हैं। इसके साथ साथ एपिडेमियोलॉजी हमें क्या बताती है, पैटर्न ऑफ डिजीज़ स्प्रेड, मतलब किस तरीके से डिज़ीज़ स्प्रेड होता है, फैलता है, या एक एनिमल से दूसरे एनिमल में ट्रांसफ़र होता है। इसका क्योंकि एनिमल्स क्या हैं, हमेशा ग्रुप में रखे जाते हैं, और जो इन्फेक्टिव डिजीज़ होती हैं वो इसी तरीके से फैलती हैं, और ख़ासकर पोल्ट्री में। तो एपिडेमियोलॉजी को तो लोग जानते भी नहीं हैं, और एपिडेमियोलॉजी तो वीसीआई ने शायद को सिलेबस से भी हटा के इसे पब्लिक हेल्थ का पार्ट बना दिया है, इसके अंदर पीजी भी ख़त्म कर दिए। जबकि इसका इतना इम्पोर्टेंस है कि अगर इसे थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में हम देखने लगे तो ये काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। फिर इसके बाद आती है इम्यूनोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। अगर इम्यूनोलॉजी का नहीं पता, इम्यूनोलॉजी भी एक ऐसा सब्जेक्ट है, बिल्कुल इग्नोर्ड सब्जेक्ट है, इसे भी माइक्रोबायोलॉजी का पार्ट बनाया हुआ है। जबकि इम्यूनोलॉजी अगर हमें नहीं पता है, बी सेल टी सेल कैसे काम करती हैं, इन्फ्लेमेशन कैसे होता है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या है, न्यूट्रोफिल्स को कैसे हम मतलब एक्टिवेट कर सकते हैं, उसकी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, तो कई सारी चीज़ें इनसे रिलेटेड। तो ये उसी दौरान की बात है जब मैं इसमें मतलब पढ़ता था, तो इन चीज़ों पे मैंने बहुत फोकस किया। मेरे नंबर बहुत अच्छे नहीं आते थे, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं बहुत एवरेज टाइप का स्टूडेंट था, मेरे ख्याल से 7.5 का जीपीए ही मेरा रहा। लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच मैंने थोड़ी बहुत डेवलप करने की कोशिश की। साथ साथ करियर का भी, जाहिर सी बात है, जॉब का या किस तरीके से सेटल होगा वो भी दिमाग में रहता था। मैं फिर यही बात मतलब आपको बताऊंगा कि मुझे ये नहीं पता था कि इसे मैं अपने करियर से कैसे जोड़ूंगा, और ना ही ये पता था कि इंटरनेट इतना मतलब एक रिवॉल्यूशन आ जाएगा इंटरनेट का कि हम एक ग्लोबल विलेज की तरह बन जाएंगे। मैं यहाँ पे आज बात कर रहा हूँ तो हो सकता है कल को कर्नाटक में या और किसी और कंट्री में कोई मेरा ये लेक्चर देख रहा हो, तो इस बात का मुझे भी आइडिया नहीं था। तो एक इन सब चीज़ों का एक ग्रेट प्रैक्टिकल रिलेवेंस देखा मैंने, मतलब वेटनरी प्रैक्टिस में।
तो और ख़ास तौर से एज ए कंसल्टेंट अगर आपको वर्क करना है तो आपको हर चीज़ की एक अम्ब्रेला नॉलेज होनी चाहिए, एटलीस्ट एलिमेंट्री नॉलेज होनी चाहिए कि अगर आप किसी चीज़ को बेसिक से ना पढ़ना पड़े। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है पैथोलॉजी से रिलेटेड तो मैं जस्ट अगर उसे हम पढ़ भी लें तो हमें पता चल जाए। तो एक एलिमेंट्री नॉलेज इन चीज़ों की होनी ज़रूरी है, क्योंकि ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है। विडंबना ये है कि इन्हें एक अलग सब्जेक्ट ना बना के किसी सब्जेक्ट का पार्ट बना दिया है। एपिडेमियोलॉजी एक अलग से सब्जेक्ट था पहले, उसे हटा दिया गया, ख़त्म कर दिया गया है। इम्यूनोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी का पार्ट है, इसमें कोई अलग से मतलब पीजी नहीं होती, मतलब उन्हें इंसेंटिव्स नहीं मिलते हैं। जो पढ़ाई कर रहा है इम्यूनोलॉजी में तो उसे कोई इंसेंटिव नहीं मिलेगा, है ना। फिजियोलॉजी को बहुत उसमें रखा जाता है। न्यूट्रिशन एक ऐसी साइंस है जो आज लोग काफ़ी करते भी हैं और इसकी ज़रूरत भी है, लेकिन न्यूट्रिशन अपने आप में कुछ नहीं है। मतलब न्यूट्रिशन क्या है, फिजियोलॉजी और एक तरीके से बायोकेमिस्ट्री और फूड केमिस्ट्री या फीड केमिस्ट्री का एक मतलब मिक्सचर है। खैर, तो हमें पढ़ना क्या क्या होता है वेटनरी में, ये देख लेते हैं हम एक बार। तो दो तरीके के होते हैं, एक वेटनरी होता है और एक होता है एनिमल हस्बेंड्री। जैसे यहाँ पे लिखा है, एक वेटनरी साइंसेज होती हैं, एक होती है एनिमल हस्बेंड्री। अच्छा, वेटनरी साइंसेज जो है इसमें तो इस टाइप के सब्जेक्ट आते हैं जैसे मेडिसिन है, फार्माकोलॉजी है, पैरासिटोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, सर्जरी, पैथोलॉजी, पब्लिक हेल्थ, बायोकेमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी। ये जो होते हैं ये क्लिनिकल सब्जेक्ट कहलाते हैं और ये वेटनरी साइंसेस के अंदर आते हैं। दूसरा आता है एनिमल प्रोडक्शन सब्जेक्ट, जैसे लाइव स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट है। इसके अंदर डेयरी, पोल्ट्री, पिगरी, मतलब कैमल फार्मिंग, डियर फार्मिंग, हर एक तरीके की जो भी कुछ है वो एलपीएम के अंदर आती है। फिर फिजियोलॉजी आता है, एनिमल बिहेवियर। एनिमल बिहेवियर अपने आप में कोई सब्जेक्ट नहीं है वेटनरी के अंदर, अभी तक तो नहीं है जहाँ तक मेरी नॉलेज है। न्यूट्रिशन है, पोल्ट्री और डेयरी है, जबकि एनिमल बिहेवियर डेयरी फार्मिंग के अंदर एक बहुत इम्पॉर्टेंट पहलू बन के सामने आया है पिछले कुछ सालों में वेस्टर्न कंट्रीज़ में। इंडिया में लेकिन इसके ऊपर अभी तक कोई बात नहीं होती है। सोशल डोमिनेंस है, किस तरीके से फीड स्पेस देनी चाहिए, क्या 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 इंटरेक्शन होते हैं, सोशल इंटरेक्शंस होते हैं एनिमल्स के, और काउस के अंदर ये चीज़ बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट है, हायरकी जिसे कहते हैं। तो इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता मॉडर्न डेयरी में। इस तरीके से न्यूट्रिशन है, पोल्ट्री डेयरी मैनेजमेंट है, लाइव स्टॉक इकोनॉमिक्स, एंटरप्राइज मैनेजमेंट, और ये सब चीज़ें हम एनिमल हस्बेंड्री में पढ़ते हैं। अच्छा, कुछ लोगों को स्टूडेंट्स को हो गया है कि हमें बीवीएससी ना कहकर, बीवीएससी एंड एएच ना कहकर डीवीएम कहा जाए। वो थोड़ा सा इसे फैंटेसाइज करते हैं, डॉक्टर इन वेटनरी मेडिसिन। देखिए, ये जो हमारे मतलब पूर्वजों ने जो इसका नाम रखा, बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, ये बहुत सोच समझ के और बहुत ही बढ़िया इसका नाम रखा गया है। इसके अंदर पूरा कुछ आता है। डॉक्टर इन वेटनरी मेडिसिन के अंदर एनिमल हस्बेंड्री नहीं दिखाई देता है और उसे कोई कुछ समझता भी नहीं है, जबकि पूरा का पूरा जो एक रोल है वो एनिमल हस्बेंड्री का ही है। जो रोल वेटनेरियन का निकल के आता है, एक फील्ड रोल जो निकल के आता है, वो एनिमल हस्बेंड्री का ही है। ये जितनी भी वेटनरी साइंसेज है ये इसे सपोर्ट करने के लिए ही बनाई गई थी और बनाई गई है, और ये इसी के सपोर्ट में ही काम करेगी, है ना। तो इसे मतलब डीवीएम से अच्छा है बीवीएससी एंड एएच डिग्री का नाम होना। तो एक चीज़ ये भी है कि वेटनरी की सर्विसेज होती कहाँ कहाँ हैं, या क्या क्या किया जा सकता है वेटनेरियन बन के। कोई वेट अगर वो बिल्कुल ही उसने कुछ ऐसा सोच रखा है कि यही चीज़ करनी है, या उसे कुछ आता नहीं है, तो वो तो खाली बैठेगा। अदरवाइज़ वेटनेरियन कभी खाली नहीं बैठता है, ना ही बैठ सकता है, क्योंकि उसके पास करने के लिए बहुत कुछ है। एक आम जो फील्ड वर्कर होता है, जिसे लाइव स्टॉक एक्सटेंशन ऑफिसर कहते हैं, एलईओ होता है, या कुछ भी जो इलाज वगैरह करते हैं, या एआई टेक्नीशियन होते हैं, ये भी जाके एनिमल का इलाज कर लेते हैं और ये ठीक भी कर देते हैं। इन्हें 4-5 तरीके की दवाइयाँ पता होती हैं, 4-5-6 तरीके की दवाइयाँ,
थोड़ी बहुत ये डॉक्टरों से सीख लेते हैं, उन्हें फ़ोन करके पता कर लेते हैं और ये काम अपना इनका चलता रहता है। तो ये भी अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। तो आप सोचिए, जब एक ना जानने वाला, जिसने कभी वेटनरी कॉलेज की शक्ल नहीं देखी है, जिसने कभी किताबों का मुंह नहीं देखा है, ठीक है, वो सिर्फ इंजेक्शन लगाना उसने सीख लिया है और वो इलाज करता मतलब आपको दिख जाएगा फील्ड के अंदर, ठीक है। तो एक वेटनेरियन क्या कर सकता है, वो आप सोच सकते हैं अगर वो करना चाहे तो सबसे पहले जो आती है वो एकेडमिक्स आती हैं। अच्छा, एकेडमिक ऐसा है कि प्रोफेसर बन जाइए आप या साइंटिस्ट बन जाइए, ये किसी भी फील्ड में बन सकते हैं आप। इंजीनियरिंग करके भी इसमें जा सकते हैं, एग्रीकल्चर करके भी जा सकते हैं, फॉरेस्ट्री, फिशरीज़, कुछ भी करके आप प्रोफेसर साइंटिस्ट वाली उसमें जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो इसमें जाता है वेटनेरियन, वो 95% लोग ऐसे होते हैं जो अपना पब्लिक रिलेशन खो देते हैं, जिसके लिए वो वेटनरी में बेसिकली आए थे। लेकिन एकेडमिशियंस का होना ज़रूरी है, तभी तो साइंस आगे बढ़ेगी और ज़िंदा भी इन्हीं की वजह से रहेगी। ये लोग बुक्स लिखेंगे, पढ़ाएंगे, टीचिंग करेंगे, लैब में एक्सपेरिमेंट करेंगे। अब वो कितने करते हैं और कितने उस तक आते हैं, मतलब फील्ड तक प्रैक्टिकल कितने हो पाते हैं, ये एक अलग बात है। लेकिन ये लैब में रहते हैं, केबिन में रहेंगे, रिसर्च पेपर लिखेंगे, क्लासरूम में रहेंगे, ये कभी बाहर नहीं आते हैं और इन्हें आना भी नहीं चाहिए और इनकी ज़रूरत भी नहीं है। ये जिन लोगों को पढ़ाते हैं वो लोग फिर फील्ड में आते हैं, वो क्लिनिशियंस बनते हैं। पेट्स है, लार्ज एनिमल है, इनको इलाज करने वाले, जिन्हें वेटनरी डॉक्टर कहा जाता है बेसिकली। और जो आम पब्लिक है वो तो हर एक को, जिसने वेटनरी कर लिया है उसके लिए तो, आम पब्लिक के लिए तो ये है कि अब ये हर एक जानवर का इलाज करेगा। इसे कछुए का भी पता होना चाहिए, इसे सांप का भी पता होना चाहिए, इसे मुर्गी का भी पता होना चाहिए, इसे तोते का भी पता होना चाहिए, ये सब कुछ जानता है। तो असल में क्या होता है कि वेटनेरियन जो है वो पब्लिक डीलिंग के लिए काम करता है ना। वो बेसिकली वो पब्लिक डीलिंग करता है। तो गवर्नमेंट जॉब की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए ज़्यादातर जो 95% वेट्स हैं ना, वो यही सोच के वेटनरी में आते हैं और वो इस पोस्ट के अंदर फिट होना चाहते हैं और देर सवेर हो भी जाते हैं, ठीक है। तो इससे एक जॉब सिक्योरिटी रहती है और सबसे बड़ी बात है एक पब्लिक सर्विस यहाँ पर बनी रहती है। ये बहुत ज़बरदस्त काम है एक वेटनरी ऑफिसर का, क्योंकि इसमें स्काई इज़ द लिमिट है। वो जितना अच्छा परफॉर्म करेगा ना फील्ड के अंदर, उतना वो हिट हो जाएगा, उसे लोग जानेंगे, उसकी इज़्ज़त करेंगे और वो एक हाई लेवल ऑफ सेल्फ सेटिस्फेक्शन वो अचीव कर लेता है। जब आप किसी की मदद करते हैं ना और वो उस मदद से अपने आप को मतलब एक उसे फ़ायदा पहुँचे। किसी की गाय मान लो उसे अफारा हो गया है, ब्लोट हो गया है, आप गए, आपने फटाफट र्यूमेनोटॉमी की, उसके अंदर से र्यूमन के अंदर से वो निकाला उसका मटेरियल और वो एनिमल ठीक हो गया, आपने स्टिचिंग कर दी, वो एनिमल ठीक हो गया, खाने लगा और वो मान लो 50,000 60,000 का एनिमल था और आपने उसके इतने पैसे बचा लिए। अब वो आपको खूब इज़्ज़त देगा, जाहिर सी बात है, और आपको पे भी करेगा अच्छी। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये एक इंसान के अंदर मतलब एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन लेके आती हैं। और ये मेडिकल डॉक्टर से भी ज़्यादा मुझे लगता है इसमें वो होता है, क्योंकि मेडिकल प्रोफेशन ना बहुत ज़्यादा एक कैपिटलिस्टिक हो गया है, वो वाला नहीं रहा है पहले जैसा। लेकिन वेटनेरियन का अभी भी मतलब है इस टाइप का रोल। और सबसे बड़ी बात है, बेज़ुबान की मदद कर रहे हैं, उसे दर्द से निजात दे रहे हैं आप, तो और पुअर फार्मर्स की मदद कर रहे हैं और नेशन के डेवलपमेंट में आप हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली इकोनॉमी से रिलेटेड है ना। इसके साथ साथ प्राइवेट जॉब्स भी होती हैं, उनके अंदर सैलरी बहुत अच्छी होती है प्राइवेट जॉब्स के अंदर। अगर आपने मतलब मास्टर्स किया है या एमबीए वगैरह कर लिया, तो कुछ एमएनसीज़ ऐसी हैं कि 5 साल के अंदर आपका पैकेज इतना हो जाता है जितना मतलब आईआईटियंस के बराबर आपको मिलने लगेगा, या उनसे भी ज़्यादा होता है कई जगह। तो सिविल सर्विसेज में भी लोग जाते हैं, मैंने भी प्रिपरेशन की थी, इंटरव्यू वगैरह भी दिया मैंने यूपीएससी का, लेकिन बहरहाल तो उसमें वेट और नॉन वेट कोई भी जा सकता है, डजेंट मैटर। वहाँ पे तो वेटनेरियन का कोई रोल होता नहीं है। सिलेबस अगर हम देखें वेटनरी का, वो बहुत 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 वास्ट सिलेबस है और उसके अंदर कोई डायरेक्शन भी नहीं है। आप यहाँ एक चीज़ पढ़ रहे हैं, फिर कुछ और पढ़ने लगेंगे उससे पहले कि
है ना, उसके बाद की, तो उसका कोई डायरेक्शन भी नहीं है वो, क्योंकि इतना ज़्यादा है पढ़ने के लिए, तो डायरेक्शन बनाई भी नहीं जा सकती है। तो और उसे कोई भी नहीं पढ़ सकता 5 साल के अंदर, मतलब सालों चाहिए, 5 साल क्या 25 साल भी नहीं आप कर सकते हैं, इतनी किताबें और इतना सब कुछ है, क्योंकि और भी तो चीज़ें करेंगे ना। तो मेरा मानना ये है कि एलिमेंट्री पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एलिमेंट्री आप पढ़ लें, आप बेसिक चीज़ें पढ़ें और उन्हीं को फिर अप्लाई करते जाएं, जैसे जैसे आपको मतलब प्रॉब्लम्स आएँ आप फिर वो किताब की तरफ आएँ, किताब पढ़ें, फिर अपने आप को ऐसे इम्प्रूव करते चले जाएं। और जो नॉलेज आप गेन करें उसे अपने साथियों में, अपने जूनियर्स में उसे बांटना ज़रूर चाहिए, तभी ये प्रोफेशन और तरक्की करेगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि नहीं बताते हैं कुछ, क्या वो जो भी जानते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं, रिटायर हो जाते हैं, करते रहते हैं, तो वो बेसिकली प्रोफेशन के दुश्मन होते हैं जो चीज़ों को छुपा के रखते हैं। तो मेरा सजेशन यही है कि आप अपना डिसाइड करें करियर का शुरू में ही, मतलब वेरी बिगनिंग, फर्स्ट सेकंड ईयर में ही आप डिसाइड कर लें कि आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप अपने ड्रीम्स को पहले ही मतलब अचीव कर सकते हैं। देखिए, जॉब कोई ड्रीम नहीं हो सकता है, जॉब तो आपका एक टारगेट है, एम है, किसी भी तरीके से जब आप डिग्री कर लेंगे तो आपको जॉब तो मिल ही जानी है। लेकिन जब आप उसमें पहुंचेंगे और आपको ये पता नहीं होगा कि मुझे करना क्या है, इसकी हैंडलिंग कैसे करनी है ना। कितने सारे मेरे पास कॉल आते हैं, वो आते हैं कि जो चाहते हैं, फार्मर कहते हैं कि हमारे यहाँ कोई वेटनेरियन नहीं है, या हैं भी तो वो कॉम्पिटेंट नहीं है। सबसे पहले जब केस को देखें तो पहले उसे खुद को एक्सप्लेन करें, है ना। तो वो एक्सप्लेनेशन करने के लिए, उस एक्सप्लेनेशन के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। और वही फिर मैं कहूँगा, फिर पीछे मैं चला जाऊँगा कि जो वेस्टर्न बुक्स हैं ना, जो स्टाइल है उनके लिखने का, वो लोग नॉलेज से ज़्यादा अप्रोच पे ध्यान देते हैं कि किस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना कि आप ह्यूमन डॉक्टर की अगर बात करेंगे, वो आपको 15 टेस्ट लिख के दे देगा, ठीक है, कोई ना कोई टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा, उसके बेसिस पे इलाज शुरू कर देगा। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे 2 या 3 तरीके के साइन दिखेंगे आपको, या तो वो खाना नहीं खा रहा होगा एनिमल, है ना, एनोरेक्सिया होगा उसे, या उसे बस यही होता है, या थोड़ा बहुत बुखार होगा, फीवर होगा। अब आप क्या पता लगाएंगे इसके अंदर कि क्या हो रहा है और कैसे एनिमल को उसे मैं ठीक करूं, क्या अप्रोच रखूं इसके लिए। बस 2 ही सिम्टम उसने बताए, कोई टेस्ट नहीं कर सकते हैं आप। तो इस वजह से शुरुआत से ही आपको अपना एक गोल बनाना पड़ेगा और इसे एज ए एंटरप्रेन्योरशिप की तरह लेना है। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब हमेशा कोई बिज़नेस खड़ा करना नहीं होता है कि आप $multi-million का कोई बिज़नेस खड़ा कर दें। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन, और जो भी आप काम कर रहे हैं उसे आप एक्सप्लेन कर सकें, और उससे जो भी आपकी अर्निंग है, मतलब वो एक्सपेंडेबल होना चाहिए कि उसे स्केल अप किया जा सके टाइम आने पे। तो जल्दी शुरुआत करें, स्टडीज़, सॉलिड स्टडीज़ करें, अवेयरनेस करें, अपने आप को अवेयर रखें इंटरनेट के ज़रिए, और डिग्री कंप्लीट होते होते आप इसमें एक अच्छा करियर बना लेंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। अब कुछ चीज़ें हैं, जैसे पेट क्लिनिक अगर आप करना चाहते हैं तो ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिन पे आपको ध्यान देना चाहिए। इम्यूनोलॉजी, प्रैक्टिकल इम्यूनोलॉजी को बहुत अच्छे से पढ़ें। बायोकेमिस्ट्री है, ड्रग रिएक्शंस हैं, ड्रग इंटरेक्शन और ड्रग रिएक्शंस, किस तरीके से ड्रग रिएक्ट करती है अंदर जाके कोई भी दवाई जो है, और ख़ास तौर से वो दवाइयाँ जो आम तौर से यूज़ होती हैं, उनके एंटीडोट्स क्या हैं, बेसिक सर्जरी आपको आनी चाहिए, उसके क्या प्रिंसिपल्स हैं, है ना। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि लोग ऐसे ही वो करते हैं, एक न्यूट्रासिटिकल बायोलॉजी, अब एक नई साइंस आई है कि किस तरीके से हम, मान लीजिए कुर्कुमिन है, क्वर्सेटिन है, रिजर्वेटॉल है, ये सारे जो एक नए नए मॉलिक्यूल्स अब आ रहे हैं, इन्हें किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं टू प्रिवेंट एंड टू ट्रीट द डिज़ीज़। और ख़ास तौर से विटामिन बायोलॉजी, ये पेट्स के लिए एक मतलब ग्रोइंग एरिया है। तो जो चीज़ें आप पढ़ेंगे, मतलब सिलेबस में होंगी, वो तो पढ़ेंगे ही, इन पे ज़्यादा ध्यान दें अगर आप ये करियर चूज़ करते हैं। अगर लार्ज एनिमल क्लिनिशियन बनना है आपको, डेयरी और मतलब गाय भैंसों के उसमें जाना है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लार्ज एनिमल क्लिनिशियन का डायरेक्ट कंपटीशन होता है, मतलब जो लोग
नॉन वेट्स होते हैं और प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जैसे लाइव स्टॉक एक्सटेंशन ऑफिसर्स हैं, फार्मासिस्ट हैं, एआई टेक्नीशियंस हैं, तो उनसे आप डेफिनेटली बिल्कुल अलग हो जाते हैं क्योंकि आप पढ़ाई करके आए होते हैं। उसके साथ साथ अगर आप रिप्रोडक्टिव एंडोक्राइनोलॉजी ये अच्छे से पढ़ लें, मतलब गायनिकोलॉजी और ऑब्स्टेटिक्स अच्छे से पढ़ें, इसके साथ साथ बायोकेमिस्ट्री, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, न्यूट्रिशन तो बहुत सारे मतलब क्लिनिशियन जानते नहीं हैं, और वो जानते क्या नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं पढ़ सकते हैं इसे, वो इसे कुछ समझते नहीं है, इग्नोर कर देते हैं इसे, कहते हैं कुछ भी खिला दो, घास खिला दो, ये खिला दो, वो खिला दो। जबकि न्यूट्रिशन ठीक ना होने की वजह से ही ज़्यादातर बीमारियां आती हैं। अगर फाइबर कंटेंट ठीक नहीं होगा ना डाइट का, तो डिस्टोकिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। वो लगेगा कि डिस्टोकिया क्यों हुआ, हर चीज़ का रीज़न होता है ना। तो उसकी र्यूमेन ठीक नहीं है, फाइबर कंटेंट ठीक नहीं है, और ज़्यादा कंसंट्रेट आप दे रहे हैं तो एबोमेसल डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। सिर्फ इन चीज़ों से, न्यूट्रिशन से आप कई सारी बीमारियां रोक सकते हैं, उसे बता सकते हैं। ह्यूमन बायोलॉजी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, मतलब इनके क्लिनिशियन के लिए, क्योंकि ह्यूमन से बहुत सारी बीमारियां जुड़ी होती हैं। तो कैसे फर्मेंटेशन का पैटर्न है, कौन सा एसिड ज़्यादा बन रहा है, हम कैसे पता लगाएं गोबर से कि ह्यूमन की क्या हेल्थ है, तो ये अब सब चीज़ें अवेलेबल हैं। बेसिक सर्जरी है, राशन फार्मूलेशन इम्पॉर्टेंट है, मिल्क प्रोडक्शन फिजियोलॉजी इम्पॉर्टेंट है, ताकि एकदम से दूध गिर जाता है, फार्मर आता है कि मेरा दूध कम हो गया है गाय का या भैंस का, क्या करूं मैं। तो वो मिल्क प्रोडक्शन फिजियोलॉजी जब पता होगी तो आप उसे आसानी से हैंडल कर सकते हैं। ऐसे ही पोल्ट्री न्यूट्रिशनिस्ट अगर आप बनना चाहते हैं, आप सोचते हैं, तो फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, न्यूट्रिशन, बेसिक पैथोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी और बेसिक मैथ्स आपको पता होनी चाहिए। ये कुछ बुक्स हैं, सिर्फ यही नहीं है, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट किताबें हैं। अगर आप ये पढ़ भी लेते हैं, एक बार भी पढ़ लेते हैं लाइफ में, तो ये आपको मतलब 90% टाइम बचा लेंगी। मतलब ये किताबें, अगर कोई भी केस आपके सामने आएगा तो आप बहुत अच्छे से उन्हें हैंडल कर सकते हैं। हालांकि बड़ी बड़ी किताबें हैं, इनके अंदर 600-700 पेज हैं। तो एनिमल हस्बेंड्री है जीसी बनर्जी की, आईसीआर की एनिमल हस्बेंड्री, हैंडबुक ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, ये टेक्स्ट बुक ऑफ वेटनरी फिजियोलॉजिकल केमिस्ट्री, ये बहुत इम्पोर्टेंट किताब है। ये फिजियोलॉजी की किताब है, ये डिज़ीज़ है पोल्ट्री के, ये फार्माकोलॉजी की किताब है, ये ब्लड की वेटनरी मेडिसिन है, ये प्रिवेंटिव वेटनरी मेडिसिन है अमलेंदु चक्रवर्ती की, ये एपिडेमियोलॉजी, मतलब इसमें बहुत थोड़ा थोड़ा दिया गया है, लेकिन इंडियन पर्सपेक्टिव के हिसाब से डिज़ीज़ के बारे में बताया गया है, कौन से मौसम में होती है, कब होती है, ज़्यादा होती है, कम होती है, किन एनिमल्स में होती है, ये सब चीज़ें इसमें थोड़ी थोड़ी बताई गई हैं। तो काफ़ी एक डायरेक्शन इससे मिल जाती है। इसके अलावा एनिमल न्यूट्रिशन की मैकडोनल्ड है, ये मतलब एवरग्रीन किताब है न्यूट्रिशन की। इसके अलावा इम्यूनोलॉजी, वेटनरी इम्यूनोलॉजी टिज़ार्ड की, इसके अंदर इन्फ्लेमेशन वाला चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। रूमिनेंट सर्जरी है, बेसिक सर्जरी इसके अंदर बताई गई है। पेट के लिए और भी किताबें आती हैं, पेट्स वगैरह के लिए, वो क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं है ना, मेरा डायरेक्ट सब्जेक्ट था, वो मेरा इंटरेस्ट नहीं था। एक ये वेटनरी पैथोलॉजी है गांटी शास्त्री की। अभी और भी किताबें आ गई हैं, क्योंकि मैंने ये पढ़ी थी तो यही बताया, तो ये बेसिक आपको क्लियर कर सकती हैं, कर देंगी। बाकी जो रोल है वेटनेरियन का, देखिए अब टाइम जैसे मैंने बताया वो बहुत बदल चुका है, और वेटनेरियन का रोल इन शेपिंग द फ्यूचर ऑफ द ह्यूमैनिटी, ठीक है। एक तो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, क्योंकि जब आप अच्छा सा इलाज करेंगे, प्रिवेंटिव मेजर्स अपनाएंगे, न्यूट्रिशन, राशन फार्मूलेशन अच्छे से करेंगे, तो एनिमल की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, जिससे न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी बढ़ेगी। मतलब जो प्रोटीन है, एनिमल सोर्स का प्रोटीन है, दूध है, अंडे हैं, मीट है, ये सब बढ़ेगा। जब अच्छा खाना मिलेगा तभी राष्ट्र तरक्की करेगा, है ना। अच्छी क्वालिटी का खाना मिलेगा, लोग बीमार कम पड़ेंगे। इसी तरीके से जानवरों से जो बीमारियां फैलती हैं आजकल, कोविड के बाद से ये रोल बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है वेटनेरियन का, कि बर्ड फ्लू है या कोई और जानवरों के अंदर से जो इंसानों में बीमारियां आती हैं, उन्हें हम किस तरीके से रोक सकते हैं, उसमें वेटनेरियन का रोल बहुत ज़्यादा है। और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन में रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैसेस, क्योंकि जो हमारी काउज बफलोज़ हैं, ये एक मेजर सोर्स हैं ग्रीन हाउस गैसेस का, है ना।
तो उसे किस तरीके से हम रोक सकते हैं या कम कर सकते हैं, कैसे अपने एनिमल्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं। तो ये कुछ रोल हैं वेटनेरियन के। तो हमें अपने आप को कम नहीं समझना है, प्रोफेशन की हेल्प करनी है, तो प्रोफेशन हमारी हेल्प करेगा। थैंक यू आज के लिए, और आप सबको दोबारा वर्ल्ड वेटनरी डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं।